प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आप थॉर्नडाइक के सीखने के महत्वपूर्ण नियम का अध्ययन कर रहे थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 महत्वपूर्ण या मुख्य नियम दिए, जिसका अध्ययन आपने पिछली कक्षा में किया। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम जो बताए, उसमें तत्परता का नियम पहला, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ये मुख्य 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने कुछ अन्य गौण नियम भी दिए। गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण। जो उनके मुख्य नियम थे वो 3 थे। कम महत्वपूर्ण या गौण जो नियम थे, उसमें जो मुख्य गौण नियम हैं उनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने नियम दिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा मनोवृत्ति का नियम। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। चौथा सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 मुख्य जो गौण नियम दिए थॉर्नडाइक ने, संख्या में 5। आज क्रम से हम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 5 गौण नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और इन प्रतिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का नियम इसी नियम पर आधारित है। ध्यान दीजिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वह बहुप्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित है। बहुप्रतिक्रिया का मतलब एक से अधिक प्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया जैसे किसी भी प्राणी के सामने कोई परिस्थिति, विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या कोई विशेष समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्या करता है कि उस समस्या के समाधान के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, एक से अधिक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे आपने देखा किस तरह से भूखी बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद थी, उसके सामने एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई कि बाहर मछली का टुकड़ा भोजन रखा गया था। यह समस्या थी कि पिंजरे का जो दरवाज़ा था वह बंद था और बिल्ली को भूख लगी थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए बिल्ली ने कई प्रयास किए, कई तरह की प्रतिक्रियाएं। उसने पंजे को चारों तरफ पीटा और कई प्रतिक्रियाएं अर्थात कई कार्य उसने किए किस तरह से वह दरवाजे को खोल सके। लेकिन अंत में बहुप्रतिक्रिया करते करते अनेक प्रयास के बाद, अनेक तरह की त्रुटिपूर्ण प्रयास के बाद अकस्मात एकाएक बिल्ली का पंजा लीवर बटन को दबा दिया, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने भोजन प्राप्त किया, भोजन को ग्रहण किया। तो अनेक प्रयास और कैसे प्रयास थे? त्रुटिपूर्ण प्रयास थे। बिल्ली ने किया, बहुप्रतिक्रिया किया और उसी के परिणाम स्वरूप उसने सही समस्या के सही समाधान या हल को प्राप्त कर लिया। बार बार यह प्रयोग करने के बाद बिल्ली ने कम गलतियां करना शुरू किया और अंत में यह स्थिति आई कि बिल्ली को जब भी भोजन प्राप्त करना होता था वह सीधा जाती थी, लीवर बटन को दबाती थी
और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। तो गौड़ नियमों में सबसे पहला जो नियम दिया थॉर्नडाइक ने, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसके बाद दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। थॉर्नडाइक के इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। मनोवृत्ति का नियम अथवा मानसिक विन्यास का नियम। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसे मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते। तो ये बहुत साधारण सा तथ्य है कि किसी भी चीज़ को हम उसी अनुपात में सीख पाते हैं जैसे हमारी मनोवृत्ति, अर्थात हमारे मन की जो वृत्ति है, जो हमारे मन का स्थायी भाव है, मन अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही हम किसी कार्य को मनोवृत्ति के अनुपात में ही सीखते हैं। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम उसे करने में या तो असफल हो जाते हैं या अनेक तरह की त्रुटियां या गलतियां करते हैं या बहुत विलंब से उस कार्य को हम कर पाते हैं या सीख पाते हैं। तो दूसरा जो मनोवृत्ति का नियम है, यह थॉर्नडाइक ने जो तत्परता या तैयारी का नियम, मुख्य नियम दिया था, उसी नियम के समान यह नियम है गौण नियम, मनोवृत्ति का नियम, जिसे हम मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। तीसरा है गौण नियम आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत आधारित होता है। जैसे किसी भी बड़े कार्य को करना है तो उस कार्य को हम अंश में या खंड में बांट लेते हैं। छोटे छोटे अंशों में बड़े कार्य को हम बांट लेते हैं और अंश से पूर्ण की ओर हम बढ़ते हैं, अर्थात जो कार्य है उसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि वह कार्य हमारे लिए सुविधाजनक बन जाता है। तो यह है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? आत्मीकरण या समानता का नियम भी कहते हैं। आत्मीकरण या समानता का नियम। सादृश्यता का मतलब ही समानता होता है। समानता या आत्मीकरण के नाम से भी इसे जानते हैं सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। सादृश्यता अनुक्रिया का नियम किस पर आधारित होता है? पूर्व अनुभव पर, हमारे पहले के अनुभव पर। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेता है। तो जैसे कोई भी नवीन परिस्थिति हमारे सम्मुख उपस्थित होती है समस्या के रूप में, तो हमें जो पूर्व का अनुभव प्राप्त है, उस पूर्व अनुभव जिसको हम पहले प्राप्त कर चुके हैं उसको हम अस्थाई अंग बना लेते हैं अपने नवीन ज्ञान का। जो नई समस्या उत्पन्न हुई है, पूर्व अनुभव के आधार पर हम नई समस्या के हल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। ये गौड़ नियमों में चौथा नियम थॉर्नडाइक ने दिया। अब थॉर्नडाइक ने पांचवा नियम जो दिया वह है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार
एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। अब साहचर्य परिवर्तन में क्या होता है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक कार्य आपने अलग परिस्थिति में किया और दूसरा कार्य आप दूसरी परिस्थिति में कर रहे हो, इसी को साहचर्य परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है, जो हम क्रिया करते हैं उसका स्वरूप वही रहता है, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। आप अगली कक्षा में जब भी क्लास हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बाद पावलोव जैसे मनोवैज्ञानिक के शास्त्रीय अनुबंधन को, तो उसमें भी साहचर्य जो परिवर्तन का थॉर्नडाइक ने नियम दिया, तो उसी नियम को एक उसी रूप में एक अलग नाम से, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन नाम दिया पावलोव ने। क्या नाम दिया? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया वह किससे प्रेरित था? थॉर्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम से। इसमें परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, क्रिया वही रहती है। तो साहचर्य परिवर्तन का यह अंतिम जो नियम दिया गौण नियमों में थॉर्नडाइक ने, तो इस तरीके से आज हमने थॉर्नडाइक के गौण नियमों के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम सीखने के अन्य सिद्धांतों की पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।